नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। विधानसभा में मंत्री दे रहे विधायकों के प्रश्नों के जवाब। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस को दिया करारा जवाब। परिवहन मंत्री ने विज का बड़ा एक्शन। अब बसों में लगाया जाएगा नया सिस्टम। टिकट को लेकर भी किया जाएगा बड़ा बदलाव। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपी नोमान के खिलाफ आरोप तय। अदालत में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य किए जाएंगे पेश। 13 जनवरी को होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कार्रवाई के दौरान मंत्री विधायकों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस के क्रियाकलापों और उनकी नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। इसलिए विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है और वे कुछ भी बयान देते हैं। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बीपी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया बनाई और लोगों को कहा कि वे स्वयं बताएं कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं या अपना फॉर्म स्वयं भरें। पहले की सरकार में तो आय सीमा भी 1,20,000 रुपए थी, जबकि वर्तमान सरकार ने आय सीमा को 1,80,000 रुपए किया। इसके बाद लोगों ने बीपीएल के लिए आवेदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक बीबी बत्रा ने 8 लाख का आंकड़ा बताया है, जबकि 2022 में राशन कार्ड की संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हैरानी की बात यह है कि ये वोट चोरी की बात करते हैं। वोट देना लोगों का अधिकार है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आय, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी। मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा जो गलत होगा वो कट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। ये स्कैंडल की बात कहां से आ गई। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ साथ बसों की जानकारी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम और ऐप को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें बोहड़ा, होशनाका एवं खारखेड़ी गांवों के बस स्टॉप पर रुकती हैं और प्रतिदिन 66 फेरे लगाती हैं और यात्रियों को टिकटों की विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जाता है। विज जहां चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और इस सिस्टम को और अधिक एडवांस किया जा रहा है, ताकि अब पेटीएम कार्ड इत्यादि से भी यात्री टिकटें ले सके और रिकॉर्ड भी रख सके। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने कहा कि पानीपत शहर में भारी यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं और इस पहल के अंतर्गत एक चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी नोमान इलाही के खिलाफ अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। अब अदालत में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी और इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत में चल रही है। और पानीपत की CIA-1 टीम ने 13 मई को ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कैराना निवासी नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था। नोमान इलाही को सेक्टर 29 क्षेत्र के फ्लोरा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को शक था कि नोमान पाकिस्तानी एजेंट इकबाल काना और अन्य के संपर्क में है और सैन्य अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी भी पाकिस्तान को जेल भेज रहा है। इसके बाद
पुलिस ने नुमान को रिमांड पर लेकर 10 दिन तक गहन पूछताछ की थी और इसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में इकबाल के देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। जेजेपी की रैली के बाद अब दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए 22 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में दुष्यंत चौटाला का कहना है कि रैली के बाद पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में संगठन मजबूत हुआ है और इसके लिए वह कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करते हैं। पार्टी का दुष्प्रचार होने के बावजूद अब लोग फिर से जेजेपी का दामन थाम रहे हैं। जहां दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं जब पत्रकारों से बात की तो डीजीपी पर भड़ास निकालना दुष्यंत नहीं भूले और इस बार भी मुद्दा था बुलेट और थार का। दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस थार को लेकर डीजीपी यह कहते थे कि थार तो गुंडे चलाते हैं और उस थार को हरियाणा में ज्यादातर अब महिलाएं चला रही हैं। क्या अब महिलाएं भी गुंडी हैं? हरियाणा में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो चुका है? और यह बुलेट थार की बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डीजीपी को उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में 14 एनकाउंटर किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार से सबक लेना चाहिए और उनकी तरह काम करना चाहिए जो योगी सरकार कर रही है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा सुसाइड नोट में लिखे 14 आईपीएस और सीएएस अधिकारियों में से अब तक 10 के बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है। कपूर को 14 दिसंबर को पद से हटा दिया गया था और इसके अलावा फाइनल नोट में नामित अधिकारियों के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं, जिन्हें एसआईटी ने नोटिस जारी कर तलब किया है। एसआईटी का दावा है कि जल्द विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। एसआईटी ने अदालत को अवगत कराया था कि निर्धारित 60 दिनों की अवधि में चालान पेश नहीं किया जा सका क्योंकि कई वरिष्ठ अधिकारियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण लंबित था और अब तक करीब 60 लोगों के बयान दिए जा चुके हैं और जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पारिवारिक सदस्य, करीबी परिचित और अन्य महत्वपूर्ण गवाह शामिल हैं। कैथल जिले के गांव पाई में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर से 2 जिंदगियां छीन ली। बदमाशों ने पहले 38 वर्षीय राजेंद्र को पुंडरी जाते समय चठेड़ी के पास गोलियों से भून दिया और इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग गांव में पहुंचकर 65 वर्षीय वीरभान को भी मौत के घाट उतार गए। दोनों हत्याओं से गांव में दहशत का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र पुंडरी की ओर से आ रहा था और तभी जठेड़ी के नजदीक आरोपियों ने राजेंद्र को खेत में दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारी। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए वह खेतों की ओर भागा लेकिन बदमाशों ने पीछा करके उसे वहीं ढेर कर दिया। वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। लगातार 2 हत्याओं से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव के लोगों के अनुसार 2012 में पाई गांव में जमीनी विवाद को लेकर डबल मर्डर हुआ था। तब से दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी और इस घटना को उसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत को करीब 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक परिजनों के लिए बेटी की मौत रहस्य बनी है, जिसके तहत गांव ढाणी लक्ष्मण में ग्रामीणों की बैठक हुई जिसमें मनीषा मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई को 31 जनवरी तक खुलासे का अल्टीमेटम दिया गया है। इस अवधि तक अगर सीबीआई मनीषा मौत का खुलासा नहीं करती तो फिर 2 फरवरी को गांव ढाणी लक्ष्मण में ही आसपास के मौजूद लोगों को पंचायत बुलाई जाएगी जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। मनीषा मौत मामले को लेकर डीसी को भी ज्ञापन दिया जाएगा और बीते 11 अगस्त से लापता 19 वर्षीय मनीषा का 13 अगस्त को बिलसिंगारी नहर के पास शव मिला था और मनीषा की मौत को 129 दिन बीत चुके हैं लेकिन पहले लोकल पुलिस और अब सीबीआई की जांच के बाद भी मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि मनीषा के पिता संजय ने फोन पर हुई बातचीत में सीबीआई अधिकारियों से भी एक रिपोर्ट के लंबित होने का हवाला दिया है। इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई के अधिकारी इस मामले में खुलासा करने की बात कह रहे हैं। साडौरा बाजार में विनोद कुमार की दुकान पर हुई लूटपाट की वारदात में शामिल बदमाशों को और हथियारों के बल पर डकैती के 8 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की गई है। उप पुलिस अधीक्षक यमुनानगर रजत कुलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक यमुनानगर कमलदीप गोयल ने बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जिला पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए हुए थे, जिसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए राजकुमार प्रभारी अपराध शाखा 1 यमुनानगर द्वारा गठित पुलिस टीम ने वारदात में शामिल 8 आरोपियों को गांव तुम्बी के पास से काबू किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ये सभी आपस में दोस्त हैं जिन्होंने आपस में योजना बनाकर मौज मस्ती करने व नए हथियार खरीदने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उन्हें माननीय अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। तो हमें सूचना मिली थी कि सडौरा बाजार में एक विनोद कुमार की दुकान है, वहाँ पर कुछ युवकों ने आके लूटपाट करी है, जिसके बाद मुकदमा नंबर 240 सडौरा में दर्ज करा गया था। श्री कमलदीप गोयल जी एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CIA 1 की टीम राजकुमार जी के नेतृत्व में इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कर ली थी।
तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें 8 युवकों को अरेस्ट करा गया है, जो कि विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं यमुनानगर में। 2 युवक सढौरा के रहने वाले हैं, कार्तिक उर्फ पहाड़ी और हर्ष कुमार, रोहित कुमार, ये तीनों सढौरा के हैं। निखिल और हर्ष, एक और हर्ष हैं इसमें, जो गांव भट्टूवाला के रहने वाले हैं। मोहित गांव संधाया से हैं, गुरप्रीत चगनोली से हैं और दलीप हड़तान माजरी से हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है वो यह बात सामने आई है कि ये इनकी फर्स्ट टाइम ही इन्होंने ऐसा क्राइम करा था। बाकी फिर भी हम इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसे खंगाल रहे हैं। इन सभी को गांव तुम्बी से अरेस्ट करा गया है, जो कि सढौरा में पड़ता है, और अभी इनको हम पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करें। सर, वारदात का तरीका काफ़ी लगता है, कुछ वेपन्स भी थे धारदार जो साफ दिखाई दे रहे हैं सीसी फुटेज में। जी, इन्होंने देखिए उस टाइम इन्होंने एक अटैक भी करने की कोशिश करी थी, और जब दुकानदार ने थोड़ा सा रिटेलिएट करा तो ये पीछे झिझक भी रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको इस संबंध में बताया था कि ये फर्स्ट टाइम जो इन्होंने हमें बात बताई है कि हम पहली बार कोई ऐसा प्रकरण करने जा रहे थे। ये हार्डन क्रिमिनल्स नहीं थे। सर, किसी गैंग या क्रिमिनल से कोई इंस्पायर्ड हैं ये? अभी देखिए जो गैंग का कनेक्शन है ऐसी कोई बात सामने अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम इनको पुलिस रिमांड में लेके जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं, जिस गांव जो भी इनके संबंधित थाने हैं, वहाँ से भी इनका सब सारा रिकॉर्ड चेक करा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया यमुनानगर पहुंची। जिला सचिवालय के सभागार में आयोग को जिले से प्राप्त महिला संबंधी शिकायतों की सुनवाई की गई। इस दौरान एसडीएम सहित महिला पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि उनके कार्यकाल में अब तक करीब 12 से 13 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई की जा चुकी है। इनमें से लगभग 60 से 65% मामले युवाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं से संबंधित अधिकतर केस लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप विवाद और तलाक से जुड़े हैं, जो समाज के लिए एक गंभीर और चिंताजनक संकेत है। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण के नाम पर कई जगह दुरुपयोग हुआ है, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी गलत इस्तेमाल बढ़ा है। ऐसे में अब समाज को सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। तो हमारे पास लगभग अब तक मेरे टेन्योर में 12-13 हज़ार से अधिक केसेस आ चुके हैं जो हमने सुने हैं। उन केसेस में 60 से 65% केसेस यूथ के हैं। उन यूथ में मैक्सिमम केसेस लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स के हैं, जो एक बहुत गलत साइन है, जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज पर। और ये हम कहें कि जागृत नहीं हुए, एम्पावरमेंट के नाम पर मिसयूज़ कई जगह हुआ, सोशल मीडिया के नाम पर मिसयूज़ हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी एजुकेशन के लिए बने हैं, आपको सूचनाएं देने के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए हैं। उस पर अगर आप इस तरह से हैरासमेंट के काम करते हो, या आप इंस्टा फेसबुक से दोस्तियां करके झूठे रिश्ते कायम करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा समाज को भी लॉस है, जिससे एक साथ 2 से 3 परिवार खराब होते हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।